हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, हम लोग लगातार बीपीएससी टॉपर की कॉपी को देखने में लगे हुए हैं। वो कैसे लिखते हैं, कैसा उनका लेखन शैली, भाषा शैली होता है, इस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, एक एसडीएम की कॉपी को देखने जा रहे हैं। एक एसडीएम के रूप में चयनित होने से पहले प्रियंका जी पहले भी बीपीएससी क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन 63वीं बीपीएससी में इन्होंने एसडीएम का पद पाया है। ऐसे में यह समझना और यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि ये इनकी भाषा शैली क्या थी। ये जब प्रश्न को लिखती थी मेंस में तो टू दी पॉइंट होता था या नहीं होता था। इन्होंने लिखने क्रम में आपको पता ही होगा, ये गांव से ही तैयारी कर रही थी, और जब मैं यूट्यूब से टेस्ट लेता था तो ये लगातार टेस्ट भी देती थी। और उसी क्रम में इनका कुछ जो क्वेश्चन भेजा हुआ है और जो लिखा है उन्होंने उपलब्ध कराया मुझे। चूँकि इनका कॉपी मेरे पास था नहीं, मैंने इनसे बोला कि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, खास करके लड़कियों की तरफ से ये ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि प्रियंका जी कैसा लिखती हैं वो देखना है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था और इन्होंने जल्द ही कॉपी उपलब्ध करा दिया। तो चलिए आज देखते हैं और समझते हैं इनके आंसर लिखने के तरीके को, कैसे यह ट्रेंड को समझती थी और कैसे डील करती थी, ये भी हम लोग समझेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी या यूपीएससी के संदर्भ में, तो आप श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग पर डे के स्तर पर टेस्ट, क्लासेस और ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करते हैं। साथ ही वीकली टेस्ट का भी आयोजन होता है। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9015148776 पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी कारण से यह नंबर नहीं उठा तो। चलिए आते हैं, जैसा कि मैंने बोला इनके टेस्ट को कॉपी को दिखाऊंगा, और ये बिगनिंग स्तर का टेस्ट था जब ये 63वीं में दे रही थी। तो टेस्ट की कॉपी के द्वारा इनका यह मूल्यांकन हम लोग करेंगे और हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये लिखती थी, कैसे इन्होंने बीपीएससी के ट्रेंड को समझा और लगातार 2 बार क्वालिफाई की। लगातार 2 बार क्वालिफाई करना ईजी नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोग अच्छे तरीके से जान पाएंगे क्वेश्चन क्या है और इन्होंने आंसर कैसे लिखा है, दोनों को एनालिसिस करूंगा मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कई मामले प्रकाश में आए हैं। इस संदर्भ में सोशल मीडिया के स्याह पक्ष यानी काले पक्ष को उजागर करते हुए बताएं कि क्या यह मंच सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे अन्य फैक्टर थे। आपको पता होगा 60वीं से 62वीं का जो क्वेश्चन आया था, बहुत सारे टैग क्वेश्चन के साथ आया था। वैसे में यह क्वेश्चन भी कई सारे टैग को जोड़े हुए है। तो इसमें इन्होंने शुरुआत किया है कि सोशल मीडिया एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है जहां देश विदेश के किसी कोने में बैठा व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यही होता है सोशल मीडिया का उपयोग। पिछले 1 दशक में सोशल मीडिया की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि बच्चे, महिलाएं, पुरुष एवं वृद्ध व्यक्ति सभी इस पर सक्रिय रहते हैं। लेकिन हाल ही की घटनाओं को में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को प्रकाश में लाकर इसकी उपयोगिता को संदेह के घेरे में ला दिया है। अब ये प्रस्तावना है, जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा क्वेश्चन लिखने के क्रम में प्रस्तावना, व्याख्या और निष्कर्ष, इन तीनों पर आपको कमांड होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन फिर से आइए क्वेश्चन में इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टू दी पॉइंट ये हैं या नहीं है, और ये टू दी पॉइंट हैं तो किस रूप में आगे बढ़ी हैं ये देखना आपको जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कई मामले प्रकाश में आए हैं और इस संदर्भ में सोशल मीडिया के स्याह पक्ष। अब देखिए, सोशल मीडिया के उपयोग को उन्होंने दिखाया, फिर उन्होंने स्याह पक्ष पर दिखाते हुए आगे बढ़ी हैं। तो ये इनका भूमिका हुआ। आगे लिखती हैं कि हाल ही में कर्नाटक में सोशल मीडिया के अफवाह के कारण 3 व्यक्तियों को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। अब इन्होंने इसको करंट से जोड़ा है। जो भी सोशल मीडिया के स्याह पक्ष हैं उसको इन्होंने करंट से एक केस स्टडी के द्वारा जोड़ दिया है। तो ये होता है करंट से जोड़ना। कहा जा रहा है बिहार के नवादा में इसके साथ ही एक खबर फैली थी कि एक व्यक्ति को फांसी के फंदे से लटका दिया गया है, लेकिन खबर की सत्यता करने पर पता चला कि यह फोटो बांग्लादेश का था। तो ये क्या है, ये एक तरह से उन्माद फैलाता है। ये बताना चाह रही है यहाँ पर 2 केस स्टडी के द्वारा इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। आगे ये कहती हैं सोशल मीडिया के जरिए चुनाव में पेड न्यूज में बढ़ोतरी हुई है। इसके द्वारा सोशल मीडिया पर किसी के झूठे गुणों का बखान कर चुनावी जीत को उसके पक्ष में करवाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक नकारात्मक पक्ष है। इसके द्वारा महिला को अश्लील वीडियो, मैसेज करना या फोटो भेजना या उसकी निगरानी करना जैसे कई सारे कर्मकांड किए जाते हैं। अब ये देखिए, ये सारे पॉइंट को आप
बारी बारी से देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये सोशल मीडिया के स्याह पक्ष है, यानी काले पक्ष हैं, नकारात्मक पक्ष हैं। साथ ही मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ाने में सहायक भी रहा है सोशल मीडिया। अभी तक 32 से अधिक लोगों की मृत्यु भीड़ के द्वारा कर दी गई है। तो ये है सोशल मीडिया का एक और पक्ष। साथ ही युवाओं के संदर्भ में ही बात किया गया है कि युवाओं में एफबी, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के लत के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है एवं बंद अपने परिवार एवं समाज से वह कटता जा रहा है। तो यह जो युवा है जो अपने परिवार और समाज से क्यों कट रहा है, क्योंकि यह सोशल मीडिया का उपयोग करने में ज़्यादा ही व्यस्त है। सोशल मीडिया ने लोगों को हिंसक प्रवृत्ति को जन्म दिया, क्योंकि आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पर हम कई सारे गेम देखते हैं, खेलते हैं और यह हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। पबजी को आप जानते ही होंगे। पबजी गेम के कारण कई सारे बच्चों की मौत भी हो गई है। सबसे बड़ा दुरुपयोग साइबर अपराध के रूप में आया है और हाल ही में नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा गया है, जो अमेरिका के लोगों को अकाउंट हैक करके 1500 से 2000 तक का डॉलर का मांग कर रहे थे। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी के द्वारा इन्होंने यह प्रूव कर दिया कि यह सोशल मीडिया के नकारात्मक पक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के देश का सामाजिक या आर्थिक और राजनीतिक नुकसान ही हो रहा है, बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि स्याह पक्ष की बात कहा गया है तो सिर्फ काले पक्ष को दिखाएंगे। हम अब सकारात्मक पक्ष पर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एक जब मनुष्य को आप आंकते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो सिर्फ सकारात्मक या नकारात्मक के आधार पर नहीं, दोनों आधारों पर करते हैं। और क्वेश्चन का डिमांड भी है। क्वेश्चन पर जाइए फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मीडिया के स्याह पक्ष को उजागर करते हुए बताइए क्या यह मंच एक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया के सकारात्मक इफेक्ट हैं या नहीं है, क्योंकि काले पक्ष को हम लोग देख चुके हैं। तो आगे ये लिखती हैं कि सोशल मीडिया के कारण ही आज पूरा विश्व एक गांव में बन गया है, जहां सूचनाओं का आदान प्रदान पलक झपकते ही हो रहा है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियानों को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, #मीटू अभियान, निर्भया कांड के विरुद्ध रोष के कारण ही पॉक्सो एक्ट कानून बना इत्यादि दिया हुआ है। यह किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह या समुदाय की लोकप्रियता हासिल करने का भी एक लोकप्रिय साधन बनकर उभरा है। यूट्यूब के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को लाभ मिल रहा है। ये सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष हैं। इसके साथ इन्होंने लिखा है, इसने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी बढ़ावा दिया और इसने देश की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षा बढ़ाने में भी सहयोग दिया है। अब देखिए, इन्होंने एक और, आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, मैं बता देता हूँ कि जब ये सकारात्मक पक्ष लिख रही हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट डील कर रही हैं। अब नंबर ज़्यादा उठने का एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से सारे भाव को यहाँ पर बता दिया है। साथ ही लिखा है कि सोशल मीडिया के स्याह पक्ष तो हैं ही, लेकिन इसने सामाजिक ध्रुवीकरण को भी जन्म दिया है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर ही खेलना, पढ़ाई, व्यापार, राजनीति करना, कार्य करना, जॉब करना, गपशप करना, खाली टाइम बिताना, गाना, नाचना आदि हजारों कार्य सोशल मीडिया के सहारे ही हो रहा है। ऐसे में देश के बच्चे, युवा पीढ़ी या जो वयस्क हैं, अल्पवयस्क, अपना अधिक समय सोशल मीडिया पर ही दे रहे हैं, जिससे उनके जीवन, परिवार एवं समाज की महत्ता घट रही है। अतः सोशल मीडिया हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में या क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभा रही है, लेकिन हाल ही के कुछ घटनाओं ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आवश्यकता यह है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो इस आधार पर निष्कर्ष देते ही उन्होंने आंसर को समाप्त कर दिया है। अब जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, 3 पार्ट, कौन कौन सा पार्ट? प्रस्तावना, व्याख्या और निष्कर्ष, और ये तीनों पार्ट को इन्होंने फुलफिल किया है। साथ ही पॉइंट वाइज इन्होंने आंसर को डिस्क्राइब किया है, ये इनकी विशिष्टता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी ये देखना चाह रहे होंगे कैसे लिखा जाता है आंसर, तो इस तरह एक आंसर को हमने दिखाया। एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को और ज़्यादा आइडिया लग जाए। ऐसे लगातार क्वेश्चन में आपको और दिखाऊंगा कि प्रियंका जी द्वारा और किस तरह आंसर लिखा जाता है, क्योंकि जितना आप उनके ट्रेंड को समझने का प्रयास कीजिएगा, उनके लेखन शैली को समझने का प्रयास कीजिएगा, उतना ही आप में ज़्यादा विस्तार आएगा, परिपक्वता आएगा और आप बीपीएससी को भी समझ पाइएगा उस अनुसार, क्योंकि वो तो समझ चुकी हैं और वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब बारी आपकी है। सेकंड क्वेश्चन है, निर्धनता की धारणा से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? निर्धनता ही पहचान एवं भारत में शुरू किए गए विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को समझाइए। यानी निर्धनता ही पहचान है एवं भारत में शुरू किए गए इनके संदर्भ में विभिन्न योजनाओं के बारे में या कार्यक्रमों के बारे में आपको
समझाना है, बात करना है। तब शुरुआत इन्होंने किया है, भारत में गरीबी से आशय उस स्थिति का होना है जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा या मकान या स्वास्थ्य इत्यादि की पूर्ति नहीं कर पाता है। इसी संदर्भ में ये भी लिखते हैं, ऐसी स्थिति में जीने वाले व्यक्ति को गरीब व्यक्ति कहते हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन था, तो पहला निर्धनता से क्या समझते हैं, तो ये निर्धनता गरीबी एक ही बात हुआ, इन्होंने इसको डील किया है। दूसरे शब्दों में निर्धनता का प्रत्यक्ष संबंध जीवन स्तर से होता है। पहली बार गरीबी या निर्धनता की पहचान योजना आयोग द्वारा कब किया गया। अब ये गरीबी के संदर्भ में बात करेंगे, कब पहचान किया गया, क्या निर्धनता है, इसके संदर्भ में भारतीय परिस्पेक्टिव में ये बात बता रही हैं कि योजना आयोग ने 1962 में इसका पहचान किया। इसके लिए 1960 से 61 के मूल्यों पर 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के वांछित उपयोग व्यय को मानक के रूप में स्वीकार किया। लेकिन वर्तमान में निर्धनता का निर्धारण योजना आयोग द्वारा प्रति व्यक्ति कैलोरी के खपत के आधार पर किया जाता है। और योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और फिर शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी, ये इन्होंने निर्धनता को व्याख्यायित करते हुए आगे बताया है। 2011 में केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति माह 816 रुपये एवं शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाएगा, ऐसा कहा है। अब देखिए, इन्होंने तेंदुलकर कमेटी के सिर्फ रिपोर्ट को रिकमेंडेशन नहीं में लाया है, बल्कि योजना आयोग को भी लिया है और इस आधार पर इन्होंने गरीबी को डिफाइन ही नहीं किया है, उसको रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। अब कोई क्या कहेगा, आप क्या समझाना चाहते हैं, गरीबी को समझाना चाहते हैं, किसके द्वारा समझाना चाहते हैं, तो योजना आयोग द्वारा, तेंदुलकर कमेटी द्वारा। तेंदुलकर कमेटी ने जो बात स्पष्ट किया था, रेखा चित्र के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यहाँ पर आगे लिखते हैं, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में निर्धनता उन्मूलन प्रयास किए जाने लगा। इसकी शुरुआत पंचवर्षीय योजनाओं से प्रारंभ की गई और ये प्रयास वर्तमान तक जारी हैं। इस क्रम में यह निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को दर्शाती हैं दो तरह से, सरकारी प्रयास के रूप में और गैर सरकारी प्रयास के रूप में। अब देखिए, ये रेखा चित्र का ये प्रयोग करें, फ्रेमिंग नहीं बोलिए, इसको फ्लोचार्ट बोलिए। फ्लोचार्ट के माध्यम से इन्होंने निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को दो रूपों में दिखा दिया है, सरकारी प्रयास के माध्यम से और गैर सरकारी प्रयास के माध्यम से। सरकारी प्रयास में आधारभूत सुविधाएं जो दिया गया है, स्वरोजगार जो कार्यक्रम लाया गया है, सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो कार्यक्रम लाया गया है, वित्तीय समावेशन राजनीति के क्षेत्र में, साथ ही गैर सरकारी प्रयास में सहकारी क्षेत्रों द्वारा, स्वयं सहायता समूहों द्वारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से। तो ये इन्होंने एक तरह से पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये निर्धनता संबंधी कार्यक्रम को किस रूप में स्पष्ट करने जा रही हैं। अब यहाँ एग्जामिनर को बाद में समझने की अपेक्षा पहले उसको समझ में है कि ये आगे कैसे आंसर डील करने वाली हैं। ऐसे में एग्जामिनर अगर इनके कॉपी को पूरा नहीं भी पढ़ता है, तब भी वह समझ जाएगा कि ये लड़की कहना क्या चाह रही है। सरकारी प्रयास में आधारभूत सुविधाओं के क्रम में लिखा है, किसी भी मानव के जीवन में को आधारभूत सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी नागरिकों को पोषण युक्त एवं पर्याप्त भोजन तक पहुंच के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना जैसी बातों को इन्होंने यहाँ पर रेखांकित किया है। सारी बात यहाँ पर योजनाओं के संदर्भ में दिया हुआ है, बतलाना जरूरी नहीं है, आप देख रहे होंगे। सारे को पॉइंट बाय पॉइंट दिया है इन्होंने। ये